जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किया था कोई। हमने वो केस स्टडी की डिस्कशन की थी, हमने टेस्टिंग सिस्टम की डिस्कशन की थी, हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन एलो डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए आज आपका मेंटी क्विज़ नहीं है, ठीक है। लाइव क्विज आज आपका नहीं। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। चैप्टर 1 हमारा कुछ इंट्रोडक्शन कंसेप्ट्स बताता है हमें इस सब्जेक्ट के हवाले से, आइड के सब्जेक्ट के हवाले से। और ये आपने नोट किया होगा, जेनेरिक नेचर की टर्म्स को यूज़ करता है, जनरल। जैसे ऑडिट की टर्म अमूमी तौर पे यूज़ नहीं हुई, उसकी बजाय अश्योरेंस की टर्म यूज़ हुई है, ठीक है। लफ्ज़ ऑडिटर वो कम इस्तेमाल किया उसने, प्रैक्टिशनर का वर्ड उसने ज़्यादा इस्तेमाल। उसकी रीज़न ये है कि हमारे सिलेबस में भी और प्रैक्टिकली भी जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करके अपने क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं ना, जिसमें बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत, ये वाली इंगेजमेंट या ये वाली सर्विस दो तरह की होती है। एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, जिसे ऑडिट कहते हैं, और एक लो लेवल कॉन्फिडेंस के साथ, जिसे रिव्यू कहते हैं। तो जो हमारे चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स हैं वो ऑडिट और रिव्यू दोनों के लिए थे, यानी वो जो बेसिक्स उसने हमारी बिल्ड की वो दोनों के लिए थी, जिसमें हमने ये सीखा कि अश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, फिर अश्योरेंस इंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर उसके बाद अहम चीज़ अश्योरेंस इंगेजमेंट की दो टाइप्स पढ़ी, रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, और फिर ये कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। ये हमारा चैप्टर 1 था सारा। उसने कुछ बेसिक्स बताई, यानी इन शॉर्ट हमें ये बताया अश्योरेंस क्या है और उसकी दो टाइप्स क्या है। अब जो चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हम लगभग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सिवाय एक चैप्टर के, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेट करेंगे। यानी अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है चैप्टर 1 के बाद। चैप्टर 1 में उसने हमें दो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवाई, फिर उसके बाद अब हमारा चैप्टर जो बुक है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा जो लगभग कोई 19-20 चैप्टर्स के करीब है वो रिलेट करता है रीजनेबल एश्योरेंस यानी ऑडिट से, और एक हिस्सा जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है वो रिलेट करता है रिव्यू एंगेजमेंट से, ठीक है। रिव्यू पे एक ही चैप्टर क्यों है, ये डिस्कशन हम रिव्यू एंगेजमेंट में करेंगे, क्योंकि उसमें जो काम होता है बेसिकली ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है, और नेचर उसी तरह की होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो कंसेप्ट सारे वही होते हैं, इसीलिए उसमें वो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं। लेकिन बहरहाल आज से हम जो अश्योरेंस सीखने जा रहे हैं वो कौन सी वाली है भला, रीजनेबल एश्योरेंस यानी ऑडिट। अब मैं जितने भी कंसेप्ट्स होंगे चैप्टर 2 से ऑनवर्ड वो सारे के सारे ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, चाहे मैं ऑडिट बोलूं कि या ना बोलूं। अंडरस्टूड है। अब हम जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑडिट से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए थे, याद है आपको? वो कौन कौन से थे? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया और एविडेंस और एश्योरेंस रिपोर्ट, 5। अब जो ऑनवर्ड हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 2, 3 और 4, ये इन्हीं 5 एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, ये 3 एलिमेंट्स चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे एविडेंस के बारे में,
और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम रिपोर्ट के बारे में। अच्छा मुझे जरा बताइए, पांचों एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अहम एलिमेंट, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा अहम एलिमेंट कौन सा है? गलत। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एश्योरेंस रिपोर्ट वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि एविडेंस तो हमारे पास रह जाता है, नो डाउट है एविडेंस ही है, क्योंकि एविडेंस की बेस पे ही हम रिपोर्ट देते हैं ना। रिपोर्ट क्या होगी? अनमोडिफाइड होगी, मॉडिफाइड होगी, एविडेंस की बेस पे डिसाइड होता है। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एविडेंस नहीं है, वो क्या है? एश्योरेंस रिपोर्ट। तो जरा मुझे बताइए, आगे हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 2, 3, 4, तीनों चैप्टर में से आई कैप क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछे हुए हैं, आपको मिलेंगे भी क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा अहम आपके ख्याल में कौन सा चैप्टर होने वाला है? चैप्टर 4। और सबसे ज्यादा लेंथी भी इन 3 चैप्टर्स में से चैप्टर 4 ही है, बल्कि शायद हमारे पूरे ऑडिट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें गालबन सबसे लेंथी यही है। ठीक है, ये चैप्टर 4। तो अब हम जो 3 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो 2, 3 और 4 वन बाय वन पढ़ेंगे। वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट ही की डिटेल डिस्कशन है। समझ आती है बात? इनमें से हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में 3 एलिमेंट डिस्कस हुए हैं, कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया। चैप्टर 3 में एक एलिमेंट डिस्कस हुआ है, कौन सा? एविडेंस। और चैप्टर 4 में एक एलिमेंट डिस्कस हुआ है, कौन सा? एश्योरेंस रिपोर्ट। तो अब चैप्टर 2 का आगाज करते हैं। चैप्टर 2 में वो ये हमें बताता है कि हमारी जो सब्जेक्ट मैटर है, 3 एलिमेंट्स है ना, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया। आज वो बताएगा आपको सब्जेक्ट मैटर क्या है डिटेल में और सुटेबल क्राइटेरिया क्या है, इन 2 टर्म्स का मतलब समझाएगा। आज के लेक्चर में आप 2 टर्म्स या 2 एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर, चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में। कौन कौन सा? सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया। आज के लेक्चर का जो थीम है ना, थीम लाइन, वो ये है कि मैनेजमेंट को चाहिए, मैनेजमेंट समझते हैं किसको बोलते हैं हम? क्लाइंट कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं और सीनियर लेवल के लोग, एक तो होते हैं जूनियर लेवल के, जूनियर लेवल के लोगों को हम कहते हैं एम्प्लॉयज। जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैनेजमेंट। और जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब समझे सुपर मैनेजमेंट, जो निगरानी करने, शाबाश, उनको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और साथ ही एक ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी भी डायरेक्टर्स ही होते हैं, डायरेक्टर की सब कमेटी होती है। शायद कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हो कि बाज़ औक़ात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ छोटी छोटी अपने ही लोगों को टास्क असाइन कर देते हैं, छोटी छोटी कमेटी बना देते हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ऑडिट कमेटी भी वो डायरेक्टर्स ही का नाम है। बहरहाल, तो एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स, इन 3 में फर्क समझ आया आपको? हाँ। जो CFO CEO होता है ना, ये बताइए एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है कि मैनेजमेंट की कैटेगरी? मैनेजमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। और कंपनी ला अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर। तो आज के लेक्चर का जो थीम है वो ये कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए IFRS के मुताबिक। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए IFRS के मुताबिक। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यही मैंने आज आपको सिखाना है। आज के सारे लेक्चर में जितनी भी डिस्कशन होगी वो इसी एक लाइन के गिर्द होगी। क्या लाइन है? मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है जी, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि मैनेजमेंट की इसको बोला जाता है, एक लफ्ज बोलते हैं हम ऑडिट में, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट का मतलब है वो चीज जो पहले होना जरूरी है तभी ऑडिट होगा। अगर वो चीज एसेंशियल, शाबाश, अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो ऑडिट भी नहीं हो। आप खुद बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ना बनाए लेकिन ऑडिटर ऑडिट कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। एक टर्म हम ऑडिट में बोलते हैं प्री कंडीशन, ऐसी चीज जो पहले होना जरूरी है तब ऑडिट शुरू होगा। ऑडिट की प्री कंडीशन के बगैर ऑडिट होगा ही नहीं। तो ये एक मैनेजमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना आईएफआरएस के मुताबिक ये एक प्री कंडीशन है। मैनेजमेंट पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी भैया, फिर ऑडिट शुरू होगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है प्रैक्टिस में। तो पहला कंसेप्ट आज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं? आपने शायद इसकी कोई डेफिनेशन काउंटिंग में पढ़ी होगी। ये एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है, यानी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें कि ये कंपनी के पूरे साल में जो भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है ये उसको रिप्रेजेंट करने का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। असल चीज इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आई क्या नहीं पूछता होता ऑडिट में। असल चीज ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी चीजें शामिल है? कौन कौन सी शामिल है बताइए, शाबाश। कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी, कैश स्टेटमेंट, कैश नोट। बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। 5 चीजें, 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आईएफआरएस के मुताबिक हो सकता है इनका नाम, किसी स्टेटमेंट का नाम कुछ और हो और लोकल लॉज के मुताबिक, कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसका नाम कुछ और हो। इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले ही पता है कि अल्फाज से फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट से फर्क पड़ता है। तो जिसको आईएफआरएस बोलते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको बैलेंस शीट भी लोकल लॉज के मुताबिक बोलते हैं। दोनों में से जो भी टर्म यूज करें ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इन कंप्रीहेंसिव, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। 5 चीजें क्लियर जी। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इनमें से एक स्टेटमेंट बाकी 4 स्टेटमेंट से डिफरेंट है, वो कौन सी? कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। बाकी सारे चारों नंबर्स में होती हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स में ज्यादातर डिस्क्लोजर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्लोजर्स होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन बहरहाल सारे मिलके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब मैनेजमेंट ये सारे कंपोनेंट्स बना लेती है हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है। एग्रीड? अब यहां पे कंसेप्ट सुनिए, आप लोगों ने एनुअल रिपोर्ट का भी नाम सुना है? एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? कंपनी लॉ में कंसेप्ट है, जिन स्टूडेंट से कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है उनको अंदाजा होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं। कंपनी लॉ ये कहता है कि हर कंपनी की मैनेजमेंट ने साल खत्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और अपने शेयर होल्डर्स को भिजवानी है। ऐसा ही है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट और भी है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भिजवानी, साथ में कुछ और चीजें जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मुझे बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी अटैच करके भिजवाई जाती है? बिल्कुल भिजवाई जाती है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग और डायरेक्टर्स रिपोर्ट अलग भिजवाई जाएगी कि प्रैक्टिकली उनको इकट्ठा करके एक ही दफा भिजवाया जाएगा? वो जो इकट्ठा किया जाके इकट्ठा करके एक छोटी सी बुक की शक्ल बन जाती है, उस बुकलेट को कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट साल के बाद शेयर होल्डर को सेंड कर रही है।
तो सिर्फ बाय लॉ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं सेंड करनी होती शेयर होल्डर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ और चीजें भी सेंड करनी होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जैसे बोले क्या? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनुअल रिपोर्ट होगी इसके दो हिस्से होंगे। एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ और चीजें। इनको हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंसेप्ट समझ आ रहा है जी? एनुअल रिपोर्ट पूरी बुक जो कंपनी की मैनेजमेंट शेयर होल्डर को भेजेगी, उसमें प्रोबेबली सबसे अहम चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट लॉ ने बोला हुआ है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अलावा कंपनी अपनी मर्जी से भी कोई एक दो चीजें ऐड कर सकती है। बाकी जो भी चीज होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एनुअल रिपोर्ट, उसे क्या बोलेंगे? अदर इंफॉर्मेशन। अब कंसेप्ट में जो आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये, क्या ऑडिटर ने जो चेकिंग करनी है सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट की करनी है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन की? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट की? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? जी, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट की वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर? शाबाश। हाइब्रिड क्लास, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करेगा? शाबाश। करेक्ट आंसर है कि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करता है। याद रखिए, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और किसी चीज की वेरिफिकेशन नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अगर इंटरनल कंट्रोल है, एक हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था, क्या इंटरनल कंट्रोल की भी वेरिफिकेशन की जाती है? वेरिफिकेशन ऑडिटर नहीं करता, सिर्फ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है कि भाई कोई चीज है भी कि नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं करेगा। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक और चीज है अदर इंफॉर्मेशन। क्या ऑडिटर इसकी भी वेरिफिकेशन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करे। हाँ, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लेगा इंटरनल कंट्रोल की तरह। अंडरस्टैंडिंग क्या भाई, हल्का सा उसकी नजर से गुजरेगा, पढ़ के देख लेगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, वेरिफिकेशन करना और चीज है, अंडरस्टैंडिंग हासिल करना और चीज है। ठीक है जी? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बस सरसरी तौर पे देख लेना किसी चीज को। ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग, ओवरव्यू, शाबाश, ओवरव्यू सिर्फ। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको डिटेल में चेक करना, उसको डिटेल में चेक करना। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल हो या अदर इंफॉर्मेशन हो, दोनों की डिटेल वेरिफिकेशन नहीं करता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है। डिटेल वेरिफिकेशन ऑडिटर सिर्फ एक चीज की करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्लियर जी? ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट था, कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को भिजवा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भिजवा रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट भी भिजवा रहे हैं, एज ऑडिटर हमने किसको वेरीफाई करना है? फाइनेंशियल। डायरेक्टर्स रिपोर्ट को नहीं करना। उसमें अगर गड़बड़ है तो वो रेगुलेटर जाने, कंपनी के शेयर होल्डर जाने। ठीक है जी? क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला कंसेप्ट। आज हमने 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहली चीज का हमें समझ आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज शामिल है। चलिए जी, ये हो गया टिक।
दूसरा चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। ये तो हमने लेक्चर 1 से ये सीखा हुआ ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होंगी उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। एग्रीड? अच्छा, ये ट्रू एंड फेयर व्यू आपने ऑडिट के सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा है कभी? वैसे ही पूछा, अकाउंटिंग में पढ़ा? हाँ। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है भला? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक ठीक बनी हो, उनमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? किसी किस्म की गलती ना हो। वैसे तो अलग अलग बताना जरूरी नहीं होता, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं ऑडिट में जो सिंगल फ्रेज के तौर पे चलते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, भाई क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल, असल में हाल अलग लफ्ज है, चाल अलग लफ्ज है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इकट्ठे बोले जाते हैं हमेशा। ठीक है? उसी तरह बहुत से ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका नॉर्मल इंग्लिश में अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ऑडिट में उसे सिंगल टर्म के तौर पे बोलते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ट्रू एंड फेयर ऑडिट में सिंगल टर्म के तौर पे बोलते हैं, लेकिन रेगुलर इंग्लिश में ट्रू का मतलब अलग है, फेयर का मतलब अलग है। तो बहरहाल इसका अलग अलग, इसका इकट्ठा मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक, ये है ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब। जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसमें वही आ रहा हो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए इसको हम अलग अलग समझते हैं। ट्रू का मतलब होता है उसमें कोई एरर ना हो। फेयर का मतलब होता है उसमें कोई बायसनेस ना हो, एरर ना हो, बायसनेस ना हो, बायसनेस ना। असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना जजमेंट्स भी होती हैं, ये बायसनेस का ताल्लुक जजमेंट से है। मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं, आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी मिस स्टेटमेंट है और कौन सी नहीं। हो सकता है दोनों मिस स्टेटमेंट हो सकता है कोई भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी। पहले हमने क्लाइंट से जाके पूछा, भैया आपने क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है? उसने कहा सर नहीं की। एक ये चीज। दूसरी चीज, हमने उससे पूछा भैया डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है? उसने कहा जी सर रिकॉर्ड की है, पिछले सालों में और हमारी जो दूसरी कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज की, वो डेप्रिसिएशन रेट लगाती है 10%, लेकिन हमने रेट लगाया है 5% इस साल। हमने रेट क्या लगा? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है लेकिन रेट, क्योंकि हमारा ख्याल है हमारे एसेट जो है ना उनकी लाइफ डबल हो गई है। हमने कहा कैसे डबल हो गई है? कोई बड़ी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई कुछ खास काम किया? उसने कहा खास काम तो कोई नहीं किया, बस ख्याल ही होता है ना, हमारा ख्याल बदल गया। यूजफुल लाइफ कितनी होगी, कम कितना अर्सा चलेगी, एक जजमेंट होती है ना, हमारी जजमेंट बदल गई रातों रात। अब दो इश्यूज हैं, दोनों में फर्क मुझे बताइए क्या है? पहले में क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की। दूसरे में क्या कह रहा है? रिकॉर्ड की है लेकिन लाइफ जो है वो डिफरेंट कर दे। क्या पहले वाले मिस स्टेटमेंट है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की? क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या है? एरर है। अच्छा चले सुने, मिस स्टेटमेंट की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स, एरर और फ्रॉड। किसी की भी किस्म की गलती होगी ना, उसे मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। एरर भी एक मिस स्टेटमेंट है, फ्रॉड भी एक। फर्क सिर्फ ये है, एरर है अनइंटेंशनल मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड है इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। चलें इसी बहाने एक और टर्म हमारे सामने आ गई, अब ये भी लिख ले। जैसे एनुअल रिपोर्ट में आपको बताया ना दो चीजें हैं, तो ऑडिट में जब कभी टर्म यूज होगी मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होगा? मिस स्टेटमेंट दो टाइप्स की हो सकती है, एरर और फ्रॉड। एरर क्या है?
अनइंटेंशनल, एरर अनइंटेंशनल है और फ्रॉड क्या है, इंटेंशनल है, दोनों मिसस्टेटमेंट। क्लियर होगी ये बात? तो दोबारा वापस आते हैं, मैं मिसस्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं तो अभी आपको डिटेल एनालिसिस की तरफ लेके नहीं जा रहा कि एरर है कि फ्रॉड है। सवाल मेरा ये है, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, क्या ये मिसस्टेटमेंट है? करेक्ट। दूसरा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की लेकिन जिस रेट पे होनी चाहिए थी उस रेट पे नहीं की, कम रेट पे की, क्या ये मिसस्टेटमेंट है? शाबाश, ये भी मिसस्टेटमेंट है, ये दोनों मिसस्टेटमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली एक मिसस्टेटमेंट आप आसानी से साबित कर देंगे, दूसरी मिसस्टेटमेंट साबित करने में थोड़ा आपको बहस और मुबाहसा करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। ये जो मिसस्टेटमेंट होती है ना, क्लाइंट के सामने लेके जाते हैं, कुछ मिसस्टेटमेंट वो फौरन कबूल कर लेता है, हाँ सर मेरी गलती है, कुछ नहीं करता। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात कोई बड़ी गलती है ना जिसे पता चले भैया इससे मैं मुकर नहीं सकता अब, तो वो बंदा फौरी मान लेता है गलती। जिसमें पता हो ना नहीं ये थोड़ा बहुत मैं आए बाएं शाएं कर सकता हूँ, तो वो कोशिश करते हैं ना। तो उसी तरह प्रैक्टिस में भी ऐसे होता है। ये जो ऐसी गलती होती है ना जो कि अंडरस्टूड हो एरर है, जिससे क्लाइंट मुकर ही नहीं सकता, क्लाइंट का दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट मुकर नहीं, उसे हम कहते हैं एरर। लेकिन ऐसी गलतियां जिनमें क्लाइंट के पास आर्गुमेंट करने का चांस होता है, जिनको साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें हम कहते हैं बायसनेस, कि मैनेजमेंट बायसनेस हो गई, क्योंकि जजमेंट से रिलेट करती है, जजमेंट को गलत साबित करना मुश्किल होता है। फिर से सुने, क्लाइंट ने अगर 10,000 का एक्सपेंस किया है और 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया है, आप आसानी से साबित कर लेंगे ये एरर है। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्लाइंट को 20,000 रिकॉर्ड करनी थी, उसने 5,000 रिकॉर्ड की है, ये बायस्ड हो गई क्लाइंट मैनेजमेंट बायस्ड कैसे हो गया? क्योंकि अब वो एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं। ये वाली गलती आपके लिए वेरीफाई करना, साबित करना मुश्किल होगी, ठीक है ना? ये इसे क्या कहते हैं? बायसनेस हो जाना। अब देखें, मेरी आदत है मैंने दिन में एक झूठ बोलना ही बोलना, फर्ज करें, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब मैं 2 स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, आपने मुझे बताना है। वैसे ये दोनों में एरर और इसमें ट्रू एंड फेयर में फर्क लाजमी नहीं था, मैं यूं ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज टाइम है थोड़ा ज्यादा है, क्विज नहीं था इसलिए। एक स्टेटमेंट, मेरे 3 बाजू हैं, ये बताइए आप आसानी से गलत साबित कर सकते हैं कि नहीं? आसानी से गलत साबित कर। दूसरी स्टेटमेंट, मेरे सर पे 10,78,530 बाल हैं, अब बताइए ये कर सकते हैं? नहीं कर। तो मैंने अगर कोई ना कोई झूठ बोलना ही बोलना है, किसी ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में मैंने गड़बड़ करनी ही करनी है, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मुझे बताइए मैं किसी ऐसे एरिया में गड़बड़ करूंगा जिसमें आसानी से पकड़ा जाऊं, कि ऐसे एरिया में जिसमें मुश्किल होगा मुझको पकड़ना? हाँ, ये कौन से एरियाज होते हैं? जिनमें जजमेंट्स होते हैं, जिनमें एस्टिमेट्स होते हैं, जिनमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, ऐसे एरिया। तो ऐसे एरियाज होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कि अगर ऐसे एरियाज में प्रॉब्लम हो, इनमें वेरीफाई करना मुश्किल है, इसमें हम कहते हैं मैनेजमेंट बायस्ड हो गई। मैनेजमेंट क्या हो गई? बायस्ड हो गई। और ऐसे एरिया जिनमें आसानी के साथ हम अमाउंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। ट्रू का मतलब है इसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, फेयर का मतलब है इसमें कोई बायस्ड एरर नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको दोनों में कोई फर्क समझ आया तो ठीक, फर्क नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम कोई नहीं। सिंपल इतना ध्यान में रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं? जब वो फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी होंगी, यानी पाकिस्तान में समझे IFRS के मुताबिक बनी होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम बायस। ट्रू का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एरर। फेयर का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम बायस।
बायस का ताल्लुक किससे होता है? एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, डन होगी ये बात। चलिए, अब ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, ट्रू एंड फेयर। फिर से जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट है, कौन कौन से? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीजनिंग नोट्स टू द अकाउंट। शाबाश। क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी अगर कोई चीजें शेयर होल्डर को भिजवाई जाती है, हम एज ऑडिटर उनको वेरीफाई करने के जिम्मेदार हैं? नहीं। वैसे और कौन सी चीज हो सकती है? एग्जांपल बताए। डायरेक्टर रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है तो उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ट्रू का मतलब फ्री फ्रॉम एरर, फेयर का मतलब फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, यानी अगर कोई फैक्चुअल एरर किया जाए ना, कोई एक्सपेंस है 5,000 का, लिख दिया 50,000, फैक्चुअल एरर है, ये एरर आएगा। और अगर कोई ऐसी गड़बड़ की जाए जो एस्टिमेट्स, जजमेंट, अनसर्टेनिटी से रिलेट करते हैं, इसे क्या करें? बायसनेस। तो हमें कौन से वाला जरा मुश्किल होता है? बायसनेस को वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर? याद रखें, जो जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स, बायसनेस में जजमेंट्स इन्वॉल्व होती है ना, जजमेंट्स को ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में मैनेजमेंट ने जजमेंट अप्लाई की है ना, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट में, डेप्रिसिएशन वगैरह में, तो ऑडिटर को भी उसको वेरीफाई करने के लिए जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखें। ये ना समझिएगा कि जजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट अप्लाई करती है, जजमेंट ऑडिटर भी अप्लाई, इवन जजमेंट आप भी अप्लाई करते हैं। आप जब घर जाते हैं तो आप डिसीजन करते हैं घर जाके मैं फौरी तौर पे सोऊं, रेस्ट करूं, फ्रेश होके उठूंगा फिर पढ़ना शुरू करूं, कि अभी पढ़ना शुरू कर दूं। ये डिसीजन करना होता है ना। ये डिसीजन क्या है? जब इस फैसले पे कैसे पहुंचते हैं? जजमेंट की बेस पे। ठीक है, अब जजमेंट जो भी हो, किसी की जजमेंट ये होगी पहले मैंने सोना है, किसी की जजमेंट होगी पहले मैंने असाइनमेंट करनी है। वो डिपेंड करता है कि कितना आप थके हुए हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़ना है तो भी जजमेंट, पढ़ने की तरफ आगे फिर भी जजमेंट। क्या भी पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े कोई ऑडिट वगैरह, या पहले न्यूमेरिकल पढ़े रिपोर्टिंग, ये क्या? ये भी जजमेंट है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता ना। तो ये जजमेंट तो हर बंदा अपनी लाइफ में डेली बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा है कि जजमेंट मैनेजमेंट भी अप्लाई करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए, जजमेंट ऑडिटर भी अप्लाई करेगा उनकी वेरिफिकेशन करते हुए। डन जी? चले, ये 2 टर्म्स हो गई। अब तीसरी और सबसे अहम टर्म, तीसरी और सबसे अहम टर्म देखें। फाइनेंशियल स्टेट मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है जब तक ये ना बताया जाए कि किसके मुताबिक, ये ना बताया जाए कि किसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए, मैंने आपको पहले एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस की थी कि अगर कोई पर्सन ये कहता है सर आज के बाद मैं मजहबी जिंदगी गुजारूंगा, फर्ज कीजिए ये स्टेटमेंट दे, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं। हाँ, किस रिलीजन, जब तक इसमें ये ना ऐड कर दिया जाए किस रिलीजन के मुताबिक मजहबी जिंदगी गुजारे, वो इनकम्प्लीट है। उसी तरह मैनेजमेंट, जब अगर तो दुनिया में एक ही रिलीजन होता पूरी दुनिया में, फिर शायद ये स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़ती कि कौन सा रिलीजन, लेकिन चूंकि डिफरेंट रिलीजन है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत है। उसी तरह क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनीज में, बिजनेस वर्ल्ड में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए कोई एक ही फ्रेमवर्क है? नहीं, बहुत से फ्रेमवर्क है। तो जब भी मैनेजमेंट ये कहेगी ना कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, मैनेजमेंट क्या कहेगी? हमने ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है जो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हो। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे आगे ये भी बताओ
किसके मुताबिक? ठीक है, किस फ्रेमवर्क के मुताबिक? तो अब वो आपको जो आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट है वो सिखाने जा रहा है। फ्रेमवर्क क्या होता है? क्या सिखाने जा रहा है? फ्रेमवर्क क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा कंसेप्ट है। स्टार्ट करें जी। जी भाई तैयार हैं ये समझने के लिए क्या सीखने जा रहे हैं हम भला? चलिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? अच्छा, ये फ्रेमवर्क है, इसका स्पेसिफिक नाम, इसका जो जनरल नाम है वो क्या वाला जनरल नेम? क्राइटेरिया। अच्छा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी। ऊपर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है मैनेजमेंट ने, नीचे कह रहा है भाई किन किन रूल्स के मुताबिक प्रिपेयर कर सकती है। फ्रेमवर्क या क्राइटेरिया किसे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या क्राइटेरिया किसे बोलते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी। क्या दुनिया में कोई एक ही फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाए? नहीं, बहुत से फ्रेमवर्क है। ठीक है, हम उन फ्रेमवर्क को आज स्टडी करने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क को हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो बड़ी टाइप्स हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, स्टार्ट में आप बेसिक टर्म सीख रहे होते हैं तो उनकी टाइप्स सीखते हैं। आपने जब कॉस्ट काउंटिंग पढ़ा होगा तो कॉस्ट काउंटिंग में आपको कॉस्ट बताया गया होगा कि उसकी टाइप्स डेफिनेटली सिखाई गई होंगी। ऐसा ही है कि कॉस्ट कितनी टाइप, बहुत सी टाइप्स होती हैं। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एक ही है, फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये भी होती है। ठीक है, और भी बहुत सी कॉस्ट। बिल्कुल उसी तरह ऑडिट में हम सीखने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बहुत से फ्रेमवर्क हैं। बहुत से फ्रेमवर्क को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में दो तरह की क्लासिफिकेशन है। नंबर वन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाए जा रही हैं। एक क्लासिफिकेशन इसकी बेस पे कि इसका यूजर कौन है, इसका और दूसरी क्लासिफिकेशन इस बेस के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेमवर्क को दो हिस्सों में, फ्रेमवर्क की दो बड़ी टाइप्स हैं, और भी टाइप्स है दुनिया में, दो बड़ी टाइप्स हैं। एक टाइप है जो डिपेंड करती है कि इस फ्रेमवर्क से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उनका यूजर कौन है, और एक टाइप इस पे डिपेंड करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इसको जरा तफसील से सीखते हैं। ये जो पहली टाइप है ना, डिपेंडिंग ऑन यूजर्स, वो कहता है फ्रेमवर्क की दो टाइप्स हैं। एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? ऐसा फ्रेमवर्क जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, उसे क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में एक कंपनी ने, नॉर्मल कंपनी जैसे कोई भी कंपनी ले लीजिए, मिचेल्स है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। लॉ ने बोला भैया हर साल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है, और स्टॉक एक्सचेंज में भी भिजवानी है, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करनी है। ठीक है, ये जो हर साल मिचेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी,
ये वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए है, यानी बहुत से यूजर्स के लिए, के स्पेसिफिक यूजर के लिए, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। शाबाश। अच्छा, एक और एग्जांपल, एफबीआर ने ये कहा है, ए कंपनी, म्यूचुअल कंपनीज, आपने जो हमें टैक्स रिटर्न जमा करवानी है ना, उसके साथ उसको आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टैक्स में सीखते होंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मतलब प्रॉफिट लॉस बनेगा तो कैलकुलेट होगा ना। लेकिन वो प्रॉफिट आपने जो आपके जनरल रूल्स होते हैं ना, उनके मुताबिक नहीं कैलकुलेट करना, ना 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 ना, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बन रही है? सिर्फ मेरे लिए। ये बोला एफबीआर ने। तो इसमें जो मेरे वाले रूल है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले, उसको फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। जो आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो असल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना रहे होते हैं। बेसिस डिफरेंट है, लेकिन बन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रही है ना, बेसिस डिफरेंट। अब की बार जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर फर्ज करें बनाती है वो कंपनी, तो जो उसका फ्रेमवर्क होगा, यानी जिन रूल्स को वो फॉलो करेगी, वो रूल्स जनरल पर्पस के लिए हैं कि स्पेशल पर्पस के लिए? स्पेशल पर्पस के लिए। तो ये फ्रेमवर्क इसे क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। फिर से बताइए, फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स हैं। फ्रेमवर्क है क्या? रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं। फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स हैं। एक टाइप है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? जो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए जाए। क्लियर? ये फर्क समझ आ गया? अच्छा, अगर फर्क समझ आया तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, आपने डिसीजन करना है इसके ऊपर और मुझे बताना है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को ये कहा हुआ है कि उन्होंने हर महीने मंथ एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके स्टेट बैंक को सबमिट करवानी है। स्टेट बैंक ने अपनी कोई मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह जो उसकी सुपरविजन करनी होती है उसके लिए। लेकिन स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को ये कहा हुआ है कि जो फॉर्मेट आपने फॉलो करना है ना, वो मैं जो फॉर्मेट आपको भेजूंगा ना, उसके ऊपर आपने अपनी बैलेंस शीट वगैरह बना के मुझे सेंड करनी है। और जो स्टेट बैंक फॉर्मेट देता है उसमें लायबिलिटीज 2 तरह से नहीं 3 तरह से क्लासिफाई होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। बताइए, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक को बना के भेजेंगे, वो जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, वो फ्रेमवर्क जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस? स्पेशल पर्पस। क्यों भला? उसके यूजर्स बहुत से ज्यादा नहीं है, वाइड रेंज ऑफ यूजर नहीं है। कौन से हैं? सिर्फ स्पेसिफिक यूजर, सिर्फ। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप इजाजत दे, टाइम है आज हमारे पास, तो थोड़ा इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर लें। आपके ख्याल में इन दोनों फ्रेमवर्क में फर्क क्या होता होगा? ये अगली डिस्कशन थोड़ी एडिशनल है, लेकिन है रेलिवेंट, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। फर्क क्या होता? जैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा कि जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस? क्या स्पेशल पर्पस में ना मैंने अपनी अकल नहीं लगानी होती। मैंने जो मुझे उस जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना, जिस यूजर के लिए, जिस रेगुलेटर के लिए, उसने जो कह दिया है उसी के मुताबिक काम करना, ठीक है? लेकिन जब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, तो उसमें यूजर चूंकि वाइड होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए मुझे थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि बहुत से यूजर्स हैं पाकिस्तान के। इसमें कौन कौन से? इसमें बैंकर भी हो सकता है यूजर, इसमें इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसने शेयर खरीदने हैं, इसमें एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल में देख के अंदाजा करना होता है भैया ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाएं कि ना चलाएं।
इसमें लोकल कम्युनिटी भी हो सकती है, इसमें टैक्स अथॉरिटीज भी, बहुत से यूजर्स हो सकते हैं ना। स्पेसिफिक यूजर हो तो हम स्पेसिफिक यूजर से पूछते हैं भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएं, वो कहता है ऐसे बनाओ। हम आंखें बंद करके ना दाएं होते हैं ना बाएं होते हैं, ना उससे एक रिक्वायरमेंट कम ना उससे एक रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्योंकि एक ही यूजर उसके मुताबिक चलना है। जब वाइड रेंज ऑफ यूजर्स होते हैं ना तो कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क उसमें भी होगा, लेकिन उसमें ना हमें स्टैंडर्ड कहते हैं अपनी अकल भी लगाओ, क्योंकि बहुत से यूजर्स है ना। तो हो सकता है मैंने फ्रेमवर्क कोई भी जो दिया गया है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली हैं, लेकिन हो सकता है मुझे लगे ओहो ये बाकी लोगों के लिए तो ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है कि इसमें मैं डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन अलग से डिस्क्लोज कर दूं, क्योंकि एम्प्लॉइज को पता चले वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको कितने पैसे मिल रहे हैं और जो उनके बॉस हैं उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। मुझे बताइए क्या मुझे एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, बिल्कुल बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई कमी बेशी करने की जरूरत पड़ जाती है, ये ज़हन में रखिएगा। वाइड रेंज ऑफ यूजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती है तो उसमें बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको सामने रखे बनाई जाती है। स्पेसिफिक यूजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी सिर्फ एक यूजर की रिक्वायरमेंट को। डन जी, चले ये डिस्कशन होगी क्लोज। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? रूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इसकी बहुत सी टाइप्स है। एक टाइप क्या है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जनरल पर्पस, कंफर्टेबल हो गए इसके साथ? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? ओके अच्छा मुझे बताइए IFRS एक फ्रेमवर्क है, ये जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस? जनरल, क्योंकि ये जो फाइनेंस बनती है ये इन्वेस्टर्स वगैरह वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेशल, बेहतरीन कंसेप्ट बिल्ड हो गया। अब आगे चलते हैं। फ्रेमवर्क की और भी टाइप है, और टाइप क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फर्क क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी रूल्स, देखिए किसी भी फ्रेमवर्क में लिखा क्या होगा? रूल्स हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फ्रेमवर्क हो उसमें लिखा क्या होगा? रूल्स हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस में है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर, स्पेशल पर्पस में है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक यूजर। अब फ्रेमवर्क की और टाइप आ गई, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है भैया ये रूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, इनको फॉलो करो, ना इनमें कोई कमी करनी है ना बेशी करनी है, चेंज कोई नहीं करना, एज इट इज, अपनी अकल नहीं लगा, एज इट इज फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। इसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्लाई करना। और दूसरे नंबर पे है फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसमें भी रूल्स होंगे, लेकिन रूल्स बताने के बाद एंड पे एक लाइन लिखी होती है क्या? कि अगर तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इन रूल्स को फॉलो करते हुए अभी ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव नहीं हुआ और कोई कमी बेशी करने की जरूरत है क्या, तो वो कमी बेशी कर लो। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में इसकी इजाजत है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फेयर रिप्रेजेंटेशन में क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फेयर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रूल्स की कंप्लाई करना। भाई फर्क समझ आया? एक छोटी सी स्टोरी बचपन में मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी, आपके साथ शेयर करते हैं जरा। एक वालिद अपने बच्चे को लेके गया किसी मेले में,
ठीक है। और वहां पे बच्चा छोटा था, कोई 8, 9, 10 साल का। वालिद ने एक जगह पे उसे कहा खड़े होके कि मैं भी कुछ चीजें ले आऊं तुम्हारे लिए, कोई जलेबियां वगैरह, कोई दूसरी चीज कुछ भी है थोड़ी दूर, जब तक मैं ना आऊं तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है। बच्चे ने कहा जी ठीक है। वालिद जो भी काम था वो करने के लिए चला गया। अल्लाह की करनी क्या हुई कि उसी दौरान में आग लग गई। बच्चे के इर्द गिर्द अब आग फैल रही है। लोग भागना शुरू हो गए, भगदड़ मच गए। भागते भागते लोगों ने कहा बच्चा अपनी जगह से हिल नहीं रहा। उन्होंने कहा बच्चे को कहा भागो अपनी जान बचाओ। बच्चे ने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब मुझे कह गए थे कि जब तक मैं ना आऊं तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। नहीं हिला, आग ने अपनी लपेट में ले लिया, बच्चा जल गया। आपसे पूछना मैं ये चाहता हूं, पहला सवाल मेरा सिंपल, क्या उस बच्चे को अपनी जान बचानी चाहिए थी? इस बच्चे ने ठीक किया या गलत किया? पहला सवाल। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इस बच्चे ने ठीक किया? ठीक नहीं किया। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बच्चे ने गलत किया, उसे भाग जाना चाहिए था? बताइए। हाँ बिल्कुल। बच्चे ने, यहां पे आपको नजर आ रहा है, बच्चे ने ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो किया है। इसका मतलब है बच्चे के लिए फ्रेमवर्क कौन सा था? कंप्लायंस। हालांकि उसमें डेविएट करना, रूल से कमी बेशी करना बेहतर था, लेकिन उसने उसके बावजूद भी नहीं किया। यह फ्रेमवर्क कौन सा है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बच्चे ने बिल्कुल ठीक किया, अपने वालिद की नाफरमानी नहीं की, इसका मतलब है वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हामी है, वो जन्नत में जाएंगे बिल्कुल। हाँ, मरना तो है ही, नहीं तो 20 साल बाद ही मर ही जाना था और क्या। और जिनका ख्याल है नहीं, बाप का असल में मकसद ये नहीं था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस पर भी मेरी अमल ही करे, जान ना बचाए, तो उस वक्त में उसको इंस्ट्रक्शन से जरूरत के मुताबिक डेविएट कर लेना चाहिए था। जो समझते हैं कि ये अप्रोच, इसका मतलब है वो फेयर प्रेजेंटेशन के हामी है। तो याद रखें, इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी होती है, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में भी होती हैं। रूल्स दोनों में होते हैं, फर्क सिर्फ एक होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई एडिशनल काम करने की या एग्जिस्टिंग काम से डिपार्चर की इजाजत नहीं होती। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में अगर जरूरत पड़े, आपको लगे कि मजीद एडिशनल डिस्क्लोजर दे के फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो जाएगी, तो मजीद एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। और अगर आपको लगे कि किसी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डेविएट करके, डिपार्चर करके फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होगी, वो भी कर सकते हैं। यानी फेयर प्रेजेंटेशन आपको रूल्स फॉलो करने के बाद कमी बेशी की भी इजाजत देता है, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपको कमी बेशी की इजाजत नहीं देता। एक और छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल, रात के ऑफिस से आप निकले, लेट निकले, रात के 1:30 बजे का टाइम है, गाड़ी पे निकले, एक जगह पे आपने देखा सिग्नल था रेड सिग्नल था, लेकिन दाएं, रात 1:30-2 बजे का टाइम है, दाएं बाएं आगे पीछे और कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। कितने स्टूडेंट्स रेड सिग्नल देख के रुक जाएंगे? और कितने स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि भाई दाएं बाएं कोई है तो नहीं, तो इस पे रुकना बेवकूफ़ी है, ठीक है, कोई किसी किस्म का रिस्क भी नहीं है, तो मैं गाड़ी भगा देता हूँ। कितने स्टूडेंट भगा लेंगे गाड़ी? ठीक है, ये तादाद थोड़ी ज्यादा है। तो जो स्टूडेंट सिग्नल देख के रुक जाएंगे, इसका मतलब क्या, वो कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और जो स्टूडेंट उसको दाएं बाएं देख के, आगे पीछे देख के, रात 1:30-2 बजे का टाइम है, तो वो भगा लेंगे, वो कौन सा? फेयर, कि उस वक्त के हालात के मुताबिक यही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल का असल मकसद तो ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ट्रैफिक है ही नहीं, कंट्रोल क्या होना है? भगा लो। नहीं, मैं मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली किस नतीजे पे पहुंचे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बहुत से तरीके हैं। एक क्लासिफिकेशन है कि किसके लिए प्रिपेयर किया जाए, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस, और एक क्लासिफिकेशन है फेयर कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है?
कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अगर 10 रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की, हमने 10 की 10 पूरी करनी है, ना एक कम ना एक। आपको लगे ना एडिशनल डिस्क्लोजर दे के मजीद बेहतर हो जाएगा, नहीं कर सकते। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होगा कि अगर आपको फ्रेमवर्क फॉलो करना है लेकिन आपको इजाजत भी दी गई है, अगर आपको लगे कि कमी बेशी करके एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर करके फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क समझ आ गया? चलिए फिर यहां पे भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, देखिए कॉस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी, बाज़ औक़ात एक ही कॉस्ट होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई हो जाती है, ऐसा है ना। सम टाइम हो सकता है एक कॉस्ट हो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हो, और जब आपसे पूछा जाए भाई ये बताओ जो लेबर है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप क्या बोलेंगे? लेबर, जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग का। और फिर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? तो वेरिएबल कैसे? अभी तो आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो दूसरी क्लासिफिकेशन थी, ये दूसरी क्लास। क्या एक ही मिसाल कॉस्ट की एक मिसाल दो कैटेगरीज में आ सकती है? डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट होगी। जब फिक्स्ड और वेरिएबल के हवाले से क्लासिफाई करेंगे वो वेरिएबल की टाइप आएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग। भाई ऐसा ही है ना। उसी तरह हमारे जो फ्रेमवर्क है ना, एक क्लासिफिकेशन है स्पेशल पर्पस या जनरल पर्पस, वो अलग क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है फेयर प्रेजेंटेशन के कंप्लायंस फ्रेमवर्क, वो अलग क्लासिफिकेशन है। ये हो सकता है कि एक फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस जनरल पर्पस में किसी कैटेगरी में हो एक, और वही फ्रेमवर्क जो है वो जनरल, वो जो है फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई और क्लासिफिकेशन हो। अब पूरा जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क पढ़े हैं ना, इनका टेस्ट आपसे छोटा सा ले रहा हूं। पहले क्वेश्चन, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बन के शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाती हैं, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स को। कौन सा? जनरल पर्पस के स्पेशल? जनरल ओके। अब आगे मजीद सुने, जनरल और स्पेशल के हवाले से ये किसमें क्लासिफाई होंगी? जनरल में। अब आगे सुने, आईएफआरएस में एक स्टैंडर्ड है IAS 8 जो ये कहता है कि काउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक और बात भी लिखी हुई है कि अगर आपको लगे ना काउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से प्रेजेंटेशन फेयर हो जाएगी, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं। तो बताइए IFRS फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हुआ कि कंप्लायंस हुआ? शाबाश। अब कोई आपसे पूछे कि स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में IFRS किस एग्जांपल में आएगा? जनरल में। और यहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन में किस में आएगा? शाबाश, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, वो जो FBR ने बोला था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, वो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में कौन सा था? स्पेशल पर्पस। अच्छा और मुझे बताइए, क्या अगर हमें लगे कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए तो ज्यादा फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होगी, उसको कर सकते हैं कि जो रूल्स बता दिए गए हैं उनको फॉलो करना है, चाहे हमें पसंद आए चाहे ना आए। ये कौन सा फ्रेमवर्क हुआ? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। शाबाश, क्लियर। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जब हम ओपिनियन देते हैं ना अपना, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपको दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, उनमें ओपिनियन पैराग्राफ जो है ना उसका एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, आपने गैस करने की कोशिश करनी है कौन सा कंप्लायंस फ्रेमवर्क था, कौन सा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पहला लाइन लिखी हुई है क्या? These financial statements have been prepared in accordance with framework number 1. खत्म, कंप्लायंट। अब सुने फिर दूसरी रिपोर्ट,
These financial statements have been prepared in accordance with framework number 1 and give true and fair view. And give true and fair. ये कौन सा फ्रेमवर्क हुआ? अच्छा नोट कीजिए, फ्रेमवर्क है दोनों में, रूल्स दोनों में फॉलो किया है। पहले वाले में सिर्फ हमने ये शो किया है कि हमने रूल्स को कंप्लाई किया है, आगे कुछ नहीं, फेयर प्रेजेंटेशन को चेक किया। दूसरे वाले फ्रेमवर्क में हमने रूल्स को कंप्लाई भी किया है और फेयर प्रेजेंटेशन को चेक भी किया है। यानी अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कोई एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर की जरूरत थी, वो भी हमने कर लिया है। भाई बात समझ आई? आइए फिर से जरा देखते हैं, ये थोड़ा अहम कंसेप्ट है इसलिए टाइम इसके ऊपर ज्यादा लगा रहा हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्राइटेरिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम इनको दो बड़ी टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक जनरल पर्पस के स्पेशल पर्पस और दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन के कंप्लायंस। प्रैक्टिकली जब कभी आपने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, सबसे पहले देखना है फ्रेमवर्क कौन सा है, और इसमें दो चीजें आपने लाजमी देखनी है। पहली चीज, फ्रेमवर्क जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस, और दूसरी चीज ये फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन है कि इसके बगैर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, इसके बगैर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। इनमें फर्क समझ आ गया? जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस में, कंप्लायंस में और फेयर प्रेजेंटेशन में फर्क समझ आ गया? अब सुने स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड कहता है मैनेजमेंट ने ये फ्रेमवर्क किसने सेलेक्ट करना है, जनरल पर्पस के स्पेशल पर्पस, फेयर प्रेजेंटेशन के कंप्लायंस। ये फ्रेमवर्क की सिलेक्शन किसने करनी है, मैनेजमेंट ने कि ऑडिटर ने? मैनेजमेंट ने। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो ये मैनेजमेंट ने सेलेक्ट करनी है। डन। क्या ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि सिलेक्शन ठीक हुई है कि नहीं? क्या ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जो सिलेक्शन की है वो ठीक की है कि नहीं? अच्छा, ये फ्रेमवर्क बहुत से हैं फ्रेमवर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ने फर्स्ट कीजिए फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, और भी है प्रैक्टिकली, और भी 20 फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत से फ्रेमवर्क हैं। मैनेजमेंट ने एक फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट कर लिया, अब ये फ्रेमवर्क दूसरे वाले फ्रेमवर्क से डिफरेंट हो गया, इनको हम सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही बोलते हैं। जिसको मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके साथ वर्ड क्या यूज कर ऐड कर देते हैं, एप्लीकेबल का मतलब क्या है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा मुझे बताइए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत से हैं, मैनेजमेंट ने उनमें से एक सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करेगी, अक्कड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 ऐसे करेगी, टास्क करेगी कि कोई क्राइटेरिया होगा? तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? 4 अल्फाज आपको याद करवा रहा हूं, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। वो 4 अल्फाज क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। इन शॉर्ट आपने ना समझने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है, याद चारों करने हैं। लीगल यानी लॉ कहेगा जो फ्रेमवर्क यहां पे होना चाहिए वही फ्रेमवर्क मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ सिचुएशन में लॉ ने गाइडेंस नहीं दी होती, उसमें फिर हम दूसरा क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन वो एडवांस है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सीफैप में है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क बहुत से हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किन फैक्टर को सामने रख के डिसाइड किया जाता है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। इन चारों में प्रैक्टिकली सबसे अहम कौन सा है? लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है व्हिच इज सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट सेलेक्ट और अडॉप्ट कर ले बहुत से फ्रेमवर्क में से, जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट अडॉप्ट कर लिया वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है।
और मैनेजमेंट किस क्राइटेरिया को सामने रख के डिसाइड करती है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो मुझे बताइए अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसकी बहुत सी टाइप्स है, 4 हमने डिस्कस की और भी है इसमें, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या फर्क है, समझ आ गया आपको? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो सिंगल फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, जो चुन लिया है मैनेजमेंट ने। अच्छा अब आगे चलें। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत चुना है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है शेयर होल्डर्स को और बना ली टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक, बनानी की भेजनी किसको है? तो सूटेबल फ्रेमवर्क कौन सा था? जनरल पर, यानी आईएफआरएस। बना किसके ऊपर ले? क्या फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने सही सेलेक्ट किया? याद रखिए रूल, अगर आपका फ्रेमवर्क गलत है ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके कह दें सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। फ्रेमवर्क ही गलत अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर इसका मतलब क्या है? सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गए। ठीक है जी। तो इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर को आके ये कहते हैं भैया जब किसी जगह ऑडिट करने के लिए जाओ ना, बड़ी अकलमंदी की बात बताइए, तो पहले डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना ना शुरू कर दो। पहले देखो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। हो सकता है आपको कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े। वो कब? जब फ्रेमवर्क ही गलत है तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत है, आगे चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं। आपने मैनेजमेंट से पूछा भैया इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेसिस क्या है, उसने कहा फाइफो, तो आप चेक करेंगे अच्छा कैलकुलेशन ठीक हुई है कि नहीं, ऐसा ही है। लेकिन अगर उसने बोला लाइफो है, पहले ही गलत, क्या अब आप कहेंगे अच्छा मैं कैलकुलेशन भी चेक करता हूं? जरूरत ही नहीं है। बड़ा ही फैसला गलत हो गया तो छोटी ऑटोमेटिकली गलत। तो इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया है, ऑडिटर ने चेक करना है वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट आगे शुरू करना है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है उधर ही उन्हें कह देना नो सर हम ऑडिट नहीं करेंगे। अगर हमें जबरदस्ती की ना तो हम लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अपना फ्रेमवर्क सीधा करे पहले। क्लियर? तो 3 टर्म्स जिसको समझ आ गई, आज का लेक्चर समझ आ गया। 3 टर्म्स में फर्क, वो कौन सा? वो ये नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रू एंड फेयर व्यू ये तो बोनस कंसेप्ट है, ये तो समझ लें। असल कंसेप्ट जो आज आप सीख के जा रहे हैं वो कौन सा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो 3 टर्म, नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन तीनों में फर्क समझ आया आपको? जो बहुत से फ्रेमवर्क बिखरे पड़े हैं दुनिया में वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उनमें से एक जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर वो फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया है, ऑडिटर ने चेकिंग कर ली तो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर ऑडिटर ने चेकिंग की पता चला सही सेलेक्ट नहीं किया तो नॉट एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क। नॉट एक्सेप्टेबल में ऑडिट करना चाहिए आगे? नहीं करना चाहिए। क्लियर हुई है बात? ये थे हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। इसमें एक वर्ड हुआ है, यूज हुआ है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है परमिशन। ठीक है, मैं देख लूं इसमें कोई और चीज तो नहीं जो ऐसी रह गई हो। ये हो गया, टाइप्स हो गई। एक्नॉलेजमेंट का वर्ड मैंने आपको बता दिया। एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब है कोई चीज ऐड करना, और डिपार्चर का मतलब है कोई चीज लेस करना, डेविएट करना। ठीक है। अच्छा TCWG, हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज सुन लें, अगर आपसे कभी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन पूछे ना तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ जो फैक्टर्स है ना ये लाजमी लिखने हैं। ये थोड़ा सा अगले सेंटेंस में फैक्टर्स लिखे हुए हैं तो बाज़ औक़ात ना बच्चे समझते हैं कि शायद ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए बता रहा। क्लियर? अच्छा अब एक टर्म है TCWG, वो क्या ये सुन लें। फ्रेमवर्क हो गए,
नेचर ऑफ एंटी नेचर ऑफ, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट रिजेक्ट ऑर्डर, ये रूल भी समझ आ गया। डन। अब हमारे पास चूंकि टाइम है आज इत्तेफाक से, मैं छोटा ना आपको एक चार्ट सा बना के आपके सामने रखना चाह रहा हूं, छोटा सा चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। एक कंपनी में हिरार्की क्या होती है? एक कंपनी में सबसे ऊपर होते हैं शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी को चलाते नहीं है, इसलिए मैं उनको शो नहीं करवा रहा। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या आपको ये लिखा नजर आ रहा है? ये ठीक है कि मार्कर चेंज कर लूं? हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, ये येलो शर्ट में भाई बैठे हुए जो, इनसे पूछिए जरा, क्या नजर आ रहा है? ठीक, ओके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपको पता है डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, ये कभी ऑफिस आते हैं कभी नहीं आते। कंपनी लॉ ये कहता है कि ये वंस इन ईच क्वार्टर, आपने वो कैफ 7 में पढ़ा होगा, 3 महीनों में एक दफा इनका आना जरूरी है, ठीक है, पब्लिक कंपनीज में, वरना इनका आना जरूरी नहीं। तो डे टू डे बेसिस पे कंपनी चलाने के लिए फिर क्या किया जाता है? बोर्ड ऑफ, शाबाश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को अपॉइंट करते हैं। सीईओ फिर आगे डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स को अपॉइंट करता है, ऐसा ही है, ठीक है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केटिंग, फिर हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते हैं? सीएफओ। फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी अलग हो, ठीक है ना। सीईओ इन सब का लीडर है। ये लोग काम करते हैं, सीईओ भी काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं। लेकिन इस मसला इसमें थोड़ा सा ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं भाई हमने तो 3 महीने बाद आना है, दरमियान में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फौरी तौर पे हमें कैसे पता चलेगी? तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, आपस में कहते हैं यार हम में से ना 3-4 डायरेक्टर, हम 20 डायरेक्टर हैं, 3-4 डायरेक्टर की एक छोटी सी सब कमेटी बना देते हैं, वो ना आके डेली बेसिस पे इनके काम को चेक करेगी कि सीईओ सीएफओ लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर सीईओ सीएफओ के साथ मिल गया ना, वो याद है ना, कोल्यूजन, सीनियर मैनेजमेंट, और फ्रॉड करना शुरू कर दिया, हमें पता चलेगा 2-2.5-3 महीने बाद, तब तक तो तबाही फिर चुकी होगी। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर फ्रॉड कर रहे हैं ना हमें फौरी पता चल जाए। तो क्या करते हैं फिर, 20 डायरेक्टर में से 3-4 डायरेक्टर लोग कुर्बानी देते हैं, कहते हैं हम रोज का रोज आ जाते हैं और हम सुपरविजन करेंगे कि ये लोग काम सही कर रहे हैं कि नहीं। ये जो सब कमेटी होती है ना डायरेक्टर्स की, इसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। क्या बोलते हैं? ऑडिट कमेटी। इसको ऐसा करता हूं मैं, कलर ही डिफरेंट दे देता हूं ताकि आपको ना फर्क जाहिर है। इसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। क्या बोलते हैं? ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी से आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको ऑडिटर के साथ, ये मैनेजमेंट का अपना इंटरनल ऑडिटर है। ये ऑडिट कमेटी कौन सी है? इंटरनल, उनकी एम्प्लॉई। हम लोग कौन होते हैं? एक्सटर्नल, जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। ये ऑडिट कमेटी कौन सी है? इसके साथ चाहे तो लिख ले इंटरनल, इंटरनल, ठीक। अच्छा, ये हर डिपार्टमेंट का हेड है, इसने कोई फोटोकॉपी करनी होगी, कोई चीज लिखनी होगी, लेटर लिखना होगा, ये खुद करेगा? क्या करेगा ये? हाँ, ये एक निचले लेवल के लोगों को, कुछ वर्कर्स होंगे, हर एक के वर्कर होंगे, हर डिपार्टमेंट में वर्कर होते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में वर्कर होते हैं। ये बात समझ आ गई? अब सुनिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में 3 तरह की टर्म्स यूज होती हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पता है किसको कहते हैं? लोअर स्टाफ को। जो यहां पे इस डायग्राम में जो रेड में है ना, रेड में, ये क्या है? लोअर स्टाफ। इसको नाम क्या दिया जाता है? एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरी टर्म यूज होती है ऑडिट में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको बोलते हैं भला? मिडल स्टाफ। यानी ये जो डिपार्टमेंटल हेड है ये, और सीईओ, सीएफओ और अदर डिपार्टमेंटल हेड्स, इनको क्या बोलते हैं?
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, क्लियर। और ये जो टॉप लेवल के लोग हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसको बोलते हैं दो TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज वो लोग चार्ज्ड विद, जिनकी जो इंचार्ज हैं किस चीज के, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के, कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस हो, इनको क्या बोलते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, ये गवर्नेंस वाले लोग खुद काम नहीं करेंगे, काम मैनेजमेंट करेगी। गवर्नेंस की जिम्मेदारी क्या होती है, सुपरवाइज करना कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, एक सूबे के लेवल पे, कंट्री में, पाकिस्तान में एक सूबे के लेवल पे, उसमें मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है और गवर्नेंस कौन, उसमें दो चाबी, गवर्नेंस कौन है और मैनेजमेंट में कौन है, चीफ मिनिस्टर मैनेजमेंट, शाबाश। और गवर्नर जो होता है वो गवर्नेंस का जिम्मेदार है। वो आपके फैसले कौन कर रहा होता है, गवर्नर नहीं कर रहा होता। असल में सूबा कौन चला रहा है, वो तो सीएम चला रहा है, लेकिन गवर्नर का क्या रोल है, वे देखना सुपरवाइज करें गड़बड़ है कि नहीं, कोई गड़बड़ हो रही हो तो फिर वो एक्शन लेते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है, तो उसी तरह कंपनी के अंदर भी सिस्टम ऐसे है, गुड गवर्नेंस को कैसे इंश्योर किया जाए। तो कंपनी के अंदर दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन होंगे, सूबे की बात नहीं कर रहा, कंपनी के अंदर कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी याद रखिए है ये डायरेक्टर लेवल के लोग, लेकिन ये इंटरनल है, कंफ्यूज ना कीजिएगा इसे हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं और जिसने शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी होती है। यहाँ पे ऑडिट कमेटी रिपोर्ट किसको देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को नहीं देगी। तो ऑडिट कमेटी के साथ खास तौर पे लिख ले इंटरनल, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, इंटरनल है। क्लियर हुई है बात। अब मैनेजमेंट और दो चाबी गवर्नेंस फर्क समझ आ गया आपको, शाबाश। अच्छा चलिए, अब कंसेप्ट इतना बिल्ड कर दिया, 2-3 मिनट और हैं, इसमें 2-3 कंसेप्ट और बोनस कंसेप्ट फ्यूचर वाले आपके साथ शेयर करता हूं। हमारा एक टॉपिक है फ्रॉड का, जिसमें वो ये बताता है कि अगर ऑडिटर को फ्रॉड सामने आ जाए ना, मिल जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। वो कहता है अगर आप देखो पहले फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन है, अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व है फ्रॉड में, किसको कम्युनिकेट करो, मैनेजमेंट, शाबाश। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बेहतरीन, समझ गए। इस हिरार्की को जहन में रखेंगे तो आपको वो रिक्वायरमेंट आसानी से समझ आ जाएगी, भैया एक स्टेप ऊपर वाले को शिकायत करनी है। ठीक है, एक और टॉपिक है, उसका नाम है इंटरनल ऑडिट। उसका नाम क्या है, हम लोग जो ऑडिट करते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। जो क्लाइंट के अपने एम्प्लॉइज ऑडिट करते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। हम एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। क्या लिखा हुआ है, कंपनी। कंपनी का लफ्ज भी बोला जाता है, कंपनी की बजाय बात का एंटिटी का वर्ड भी बोला जाता है ऑडिट में, इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी। बात समझ आई। इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में बोला जाता है, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इसको इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। बताइए क्या एग्री करते हैं कि यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं सुपर, उनका इनके साथ कोई दोस्ताना ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या एग्री करते हैं इससे? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने उसी के काम को चेक करना है। अगर उनके दोस्त होंगे तो उसके काम को कैसे चेक करेंगे? भाई ये बात समझ आई। ये दो कंसेप्ट मैंने आपके साथ ऐड कर दीजिए, लिख लीजिए, फ्रॉड, फ्रॉड प्लस इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अगर आप इजाजत दे तीसरा कंसेप्ट भी ऐड कर दूं। एक और टॉपिक है एविडेंस वाला जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसमें कहता है ऑडिटर ने कंपनी से के अंदर से भी एविडेंस हासिल करता है, आउटसाइड कंपनी भी एविडेंस हासिल करता है।
इंटरनल एविडेंस मुझे बताइए जो ऑडिटर हासिल करता है, क्या सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी सीएफओ से हासिल करेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी? शाबाश, दूसरे डिपार्टमेंट से भी। ये ज़हन में रखिएगा, ज्यादातर एविडेंस हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हासिल होता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें बताता है भाई कौन सी प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट नीचे जा रही है। जो प्रोडक्ट ऊपर जा रही है उसको हम कुछ नहीं कहते, जो नीचे जा रही है ना उसको एनआरवी पे राइट डाउन करते हैं। लीगल डिपार्टमेंट हमें बताता है कंपनी के खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन से हारेंगे कौन से जीतेंगे। हम कहेंगे जो जीतेंगे उसका तो सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो, जो हारेंगे उसकी प्रोविजन भी रिकॉर्ड करो। तो कंसेप्ट क्या समझ में आया? एविडेंस, कंपनी के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से एविडेंस हासिल नहीं करना, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर जी? चलिए ये था जी हमारा आज का लेक्चर। एक दफा क्विक रिकैप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 3 टर्म सीखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिसमें सबसे अहम कंसेप्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 चीजें हैं, हमने इनको वेरीफाई करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा मैनेजमेंट कोई भी चीज तैयार करे, हमने उसकी वेरिफिकेशन नहीं करनी, वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। जिम्मेदारी समझे अपने, ठीक है जी। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है उसमें ना कोई एरर हो ना बायस हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हमने ये सीखा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स है, टोटल 4 बड़ी टाइप्स है हमारे सिलेबस में। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, फेयर रिप्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस वो फ्रेमवर्क है जो वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए, स्पेशल पर्पस जो स्पेसिफिक यूजर के लिए है। फेयर रिप्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो जो कहता है जो रूल मैंने बता दिया है ब्लाइंडली इनको फॉलो करो, कमी पेशी नहीं करनी। फेयर रिप्रेजेंटेशन ये कहता है जो रूल मैंने बताया फॉलो करो, लेकिन अगर लगे कि फेयर रिप्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कोई एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर कर सकते हैं तो परमिशन है, एक्नॉलेजमेंट है, कर सकते हैं। ठीक है जी। फेयर रिप्रेजेंटेशन की या जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जांपल क्या है? आईएफआरएस। और स्पेशल पर्पस या कंप्लायंस फ्रेमवर्क की एग्जांपल क्या है? टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। एग्जांपल्स और भी है लेकिन सिलेबस तक मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अपने आप को, ठीक है जी। बहुत सी टाइप्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो फैसला क्या करना पड़ता है? कौन सा फ्रेमवर्क सेलेक्ट करें। मैनेजमेंट ने जो फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है क्या रैंडमली सेलेक्ट करना है? नहीं, कुछ फैक्टर्स को सामने रखना है। कौन कौन से फैक्टर? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट। बहुत से फ्रेमवर्क में से जिस एक फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लिया इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर जब आएगा डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग शुरू करेगा कि पहले देखेगा फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया कि नहीं, सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, ठीक है, उसी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए। अगर फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया इसको ऑडिटर क्या बोलता है? एप्लीकेबल। शाबाश, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, ऑडिट आगे चलता है। और अगर फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट ना किया हो क्या कहेगा? नॉट एक्सेप्टेबल। ऑडिटर क्या कहेगा? मैंने नहीं ऑडिट करना भाई, मैंने नहीं करना। क्लियर ये बात? फिर इसके बाद हमने थोड़ा टाइम था तो एक एडिशनल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया जिसमें मैनेजमेंट और दोषात्मक गवर्नेंस में फर्क सीखा। फर्क सामने आपके, मैनेजमेंट अलग लोग है काम करने वाले, दोषात्मक गवर्नेंस कौन है? चेक करने वाले। मैनेजमेंट में एग्जांपल बताएं सीएफओ, सीईओ। दोषात्मक गवर्नेंस में स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लें क्योंकि वो बड़ा है ग्रुप है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट डन जी। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये जो भाई साथ बैठे हैं इनसे पूछे कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनका? हाँ जी। और रूम नंबर 6 में से कोई क्वेश्चन? ये सामने भाई जो कैप में रेड शर्ट में बैठे हैं इनसे पूछिए कोई क्वेश्चन है भाई आपका? कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।